वेलकम आवर स्टडी चैनल उमेश 2.0। हमारे यहाँ पर आज हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे और बायोलॉजी में आज हम आरबीसी के बारे में पढ़ाएंगे कि उसके फैक्ट्स क्या होते हैं और उसकी शेप क्या होती है और उसके कितने दिनों के बाद वो मर जाती है और वो कहाँ से उत्पन्न होती है। तो आज का टॉपिक हमारा आरबीसी रहेगा। चलो इसके बारे में देखते हैं कि आरबीसी क्या है, कैसे है। आरबीसी जैसे कि हमने पहले ही क्लास में पढ़ा था, जैसे कि हमने पहले ही क्लासों में पढ़ा था कि आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, और आज हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। तो इसका है ना शेप, आज इसके शेप के बारे में पढ़ते हैं। जैसे फैक्ट्स मतलब कि तथ्य, इसके तथ्य में आज इसके शेप के बारे में पढ़ते हैं। शेप, इसकी शेप कौन सी होती है। हमने ना अपने ही मेडिसिन में पढ़ा देखा होगा, जो हीमोग्लोबिन की जो है ना गोलियाँ होती हैं उस पर ऐसे कुछ इमेज होती हैं, उसमें उसके ऐसे कुछ है ना इमेज होती है जिसके बीच में से तो है ना पतली होती है और है ना चारों साइड से थोड़ी सी उबली हुई होती है, और इसी शेप को क्या कहते हैं, बाइकॉनकेव। इस शेप को क्या कहते हैं हम, बाइकॉनकेव, यानी कि द्विअवतलीय कहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम। इसकी न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस माने होता क्या है। न्यूक्लियस माने होता है केंद्रक, कि जो आरबीसी का केंद्रक होता है। वैसे हम इसे न्यूक्लियस को हम क्या कह सकते हैं, वैसे हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। यानी कि जो सेल होती है ना, ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि सेल यानी कोशिकाओं के दिमाग या मस्तिष्क, जिसकी वजह से हमारी कोशिकाएं चलती हैं। अब हम कॉर्पसेल्स के नाम से जानते हैं। क्या इसमें कॉर्पसेल्स हम कह रहे हैं तो इसमें ब्रेन पाया जाएगा? नहीं, इसमें ब्रेन नहीं पाया जाएगा। यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और नहीं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, यानी कि इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है। फॉर्मेशन कहाँ से होता है। हम आपको पता होगा कि जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो ऊपर से मतलब कि कठोर होती हैं और अंदर से उनमें कुछ वाइट कलर का सा है ना लिक्विड होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जो वाइट कलर का लिक्विड होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बोन मैरो कहते हैं उसे, बोन मैरो कहते हैं। और जो हमारा जो आरबीसी है वो है ना फॉर्मेशन कहाँ से होती है, हमारी जो आरबीसी है वो होती है बोन मैरो से। यानी कि जो हमारी लॉन्ग बोन होती है, और हमने पढ़ा था कि लॉन्ग बोन कौन सी होती है, फीमर और बैकबोन। जो फीमर है, फीमर को हम लॉन्ग बोन के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसकी उत्पत्ति तो यहाँ से होती है, मतलब बोन मैरो से होती है। अब इसका जो ग्रेवयार्ड यानी कि इसका शमशान, ये मरता कहाँ पर है, इसकी मृत्यु स्थल देखते हैं। चलो देखते हैं। तो इसका जो मृत्यु स्थल होता है, जो ग्रेवयार्ड होता है, वो इसका ग्रेवयार्ड क्या होता है, जो इसका ग्रेवयार्ड होता है वो होता है स्प्लिन क्या होता है, स्प्लिन यानी कि प्लीहा। जो प्लीहा होती है वो हमारी लेफ्ट किडनी के पीछे होती है। जो प्लीहा होती है वो लेफ्ट किडनी के पीछे होती है। अब हमने पढ़ लिया कि इसका उत्पत्ति कहाँ से होती है और उसका ग्रेवयार्ड कहाँ होता है। तो अब पढ़ेंगे हम कि जो हमारी आरबीसी है वो कितने दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो हमारी जो आरबीसी है वो उसकी ना मृत्यु होती है 120 दिन में। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि 120 दिन में किस प्रकार से मृत्यु होती है इसकी। तो चलो पढ़ते हैं। जो हमारी जो आरबीसी होती है वो 90 दिन तक तो हमारी सेफ होती है, और उसके बाद जो हमारी आरबीसी होती है उसका नया बनने का फॉर्मेशन होता है। जो उसमें से 45 दिन में तो उसके जो ओल्ड ब्लड होता है हमारा, वो ओल्ड ब्लड है ना जाके हो जाता है स्प्लिन में जाके इकट्ठा हो जाता है। और जबकि जो हमारा न्यू ब्लड होता है
वो न्यू ब्लड होता है वो 45 दिन में जाकर 30 दिनों में जाकर हमारा न्यू ब्लड होता है वो मतलब कि बन जाता है। और जो हमारी प्लिया होती है और उसमें है ना जो ब्लड होता है वो एक यूनिट ब्लड कंटेन होता है। जो हमारा प्लिया होती है उसमें 1 यूनिट ब्लड कंटेन होता है। तो 1 यूनिट ब्लड में जो हमारी मात्रा होती है वो कितनी होती है? जो 1 यूनिट ब्लड होता है उसमें 350 से 450 ml ब्लड होता है। तो जैसे कि हम ब्लड देते हैं, यदि हम अपना रक्त दान करते हैं तो हमें वीकनेस महसूस इतनी क्यों नहीं होती है, हमें खून की मात्रा की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो हमारा जो स्प्लीन होता है ना, स्प्लीन होता है वो हमें 1 यूनिट ब्लड हमें दे देता है। यदि और हमारा जो नया ब्लड होता है वो 30 दिन में जाकर बन के तैयार हो जाता है और प्लिया में जाकर इकट्ठा हो जाता है जो हमारा ओल्ड ब्लड होता है। अब इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारी प्लिया हमारा ब्लड बैंक होती है या नहीं। जो हमारी प्लिया होती है उसे हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो हमने पढ़ लिया है कि जो है ना हमारी आरबीसी है इसके बारे में। तो अब पढ़ेंगे हम डब्ल्यूबीसी के बारे में। चलो उसके देखते हैं। डब्ल्यूबीसी पर आते हैं तो हम जानते हैं डब्ल्यूबीसी का नाम था, साइंटिफिक नेम था ल्यूकोसाइट। तो हमारे जो ब्लड था उसमें ना जो डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा थी वो कितनी थी, जो हमने पिछली ही क्लासों में पढ़ लिया था। जो 4000 से लेकर 11000 तक हमारी डब्ल्यूबीसी की मात्रा हमारे ब्लड में 1 ml 0.001 ml में पाया करती थी। तो इसका है ना जो कॉमन नेम था तो हमने पढ़ा था। जो कॉमन नेम था डब्ल्यूबीसी का, जो कॉमन नेम था वो था एक तो हमारा सोल्जर ऑफ द बॉडी एंड बॉडीगार्ड ऑफ द बॉडी। सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा करते थे इसे, सोल्जर ऑफ द बॉडी एंड बॉडीगार्ड ऑफ द बॉडी। अब जो इसका फंक्शन था, जो हमने इसका फंक्शन यानी कि इसके कार्य को देखा था, तो उसका कार्य क्या था? जो फंक्शन था ये हमें टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, ये हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है। तो अब इसके फैक्टों पर आ जाते हैं। तो इसके फैक्ट के यानी तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं। चलो फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट आता है इसकी शेप, यानी कि इसकी शेप कैसी होती है। शेप क्या इसकी शेप रेड कलर सेल की तरह बाइकॉनकेव होगी या नहीं? इसकी जो शेप होती है वो इर्रेगुलर शेप होती है, या इसे हम अमीबा शेप भी कह सकते हैं। अमीबा शेप भी कह सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी होती है उसकी कोई शेप नहीं होती है। तो अब इसकी शेप तो इरेगुलर शेप होती है, और है ना इसकी शेप इरेगुलर शेप होती है। तो इसके बाद पढ़ते हैं हम कि जो इसकी शेप के बारे में पढ़ लिया। तो जैसे कि हमने इसके शेप के बारे में पढ़ा था कि शेप इरेगुलर शेप होती है और है ना इसकी अमीबा शेप भी कह सकते हैं। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके बारे में क्या पढ़ते हैं। अब इसके बारे में क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ेंगे कि यह हमारा क्या काम करता है। इसके पहली बात तो ये कि इसको हम सेल्स कहते हैं। तो इसमें न्यूक्लियस पाएगा या नहीं पाएगा। तो न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियस, तो अब इसे हम कह रहे हैं सेल यानी कोशिका। जब इसमें कोशिका शब्द का जिक्र हो चुका है तो इसमें न्यूक्लियस पाएगा या नहीं पाएगा, यानी केंद्रक होगा या नहीं होगा। इसमें केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। तो अब इसमें न्यूक्लियस भी होता है, तो इसमें क्या माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा? जी हाँ, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसकी माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके बारे में क्या पढ़ते हैं कि अब यह जो इसकी लाइफ स्पेन है वो कितनी होती है। लाइफ स्पेन यानी कि ये इसका जीवन काल कितना होता है। वैसे तो किताबों में लिखा होता है 2 से 5 डेज लिखा होता है। वैसे अप टू
अप टू 21 दिन भी होता है, क्योंकि जो WBC है, WBC को भी ना कई भागों में बांटा गया है, यानी कि इसको 5 भागों में बांटा गया है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि यह इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, यानी कि इसकी उत्पत्ति यानी ओरिजिन यानी उत्पत्ति कहाँ से होती है जी। इसकी भी उत्पत्ति ना बोन मैरो से ही होती है, यानी कि हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है वाइट कलर का है, उससे प्राप्त होती है, यानी बोन मैरो से पाई जाती है। अब इसकी क्या पढ़ते हैं, अब इसकी बोन मैरो से पाया जाता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो लाइफ इसके जो हमारे इसके ग्रेवयार्ड के बारे में पढ़ते हैं। चलो, जो इसका ग्रेवयार्ड होता है, यानी कि इसकी जो शमशान होता है, उस शमशान कहाँ होता है, या तो इसका शमशान होता है लिवर या ये लिवर में नहीं मरता तो ये मरता है हमारा इन दी ब्लड। अब एक थोड़ा सा है ना फैक्टर देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं, जो हमारे एम्ब्रियो स्टेज में जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो गर्भ में हमारे बच्चे होते हैं, तो उनमें क्या हड्डियों से ही हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स है और या ये रेड ब्लड सेल्स है हड्डियों से ही बनती होगी? नहीं, उनमें है ना हड्डियों का निर्माण होता ही नहीं है। एम्ब्रियो स्टेज यानी कि 3 महीने से कम एज के जो एम्ब्रियो स्टेज होते हैं, एम्ब्रियो स्टेज में जो बच्चे होते हैं, उनके जो है ना, जो RBC है और WBC है और प्लेटलेट्स हैं, इनका जो निर्माण होता है वो हमारा लिवर करता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, जो WBC के टाइप्स के बारे में। चलो, इसके WBC के टाइप्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ WBC वाइट ब्लड सेल्स। जो टाइप्स, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ WBC, यानी कि WBC के कितने प्रकार में बांटा गया है। इसको हमने इसे प्रारंभिक रूप से या मुख्य रूप से इसे 5 भागों में बांटा गया है। तो एक तो होता है इनोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और एक होता है लिम्फोसाइट, और एक होता है हमारा लिम्फोसाइट एक मोनोसाइट होता है। अब जैसे कि हमने ना कभी देखा होगा, हमारे जो छींक होती है वो कारण क्या होता है, जैसे कि हमारे जो नॉन डस्ट पार्टिकल होते हैं, जैसे कि हमारे जो नॉन लिविंग्स होते हैं, जो हमारे अंदर जाते हैं, तो हमारे कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होता ही होगा, जिसकी वजह से हमें छींक आती है और वो नॉन डस्ट पार्टिकल होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और जैसे कि कभी कभी होता होगा कि जो बैक्टीरिया या फंगस जो हमारे शरीर में चली जाती है, तो उसे भी ना मारने का कार्य हमारे शरीर में ही कुछ ना कुछ ऑर्गन करते होंगे। और ये जैसे कि हमारा कोई वायरस चला जाता है, तो वायरस को भी मारने का कार्य हमारे शरीर में करते हैं। तो इसके बारे में हम विस्तार से कहाँ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ WBC में। चलो, इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो हमने इसे प्रारंभिक रूप से, मुख्य रूप से इसे 5 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है इनोसिनोफिल, दूसरा बेसोफिल, और तीसरा होता है न्यूट्रोफिल, और चौथा होता है हमारा होता है मोनोसाइट, और चौथा होता है लिम्फोसाइट। अब हम पढ़ेंगे, इसके पहले पढ़ते हैं हम इसके बारे में, जो इनोसिनोफिल होता है और बेसोफिल होता है, और इसे हम है ना टाइप 1 कहते हैं। टाइप 1 टाइप इम्यूनिटी कहते हैं। जो हमारा जो है ना, ये हमारा जो इनोसिनोफिल है और बेसोफिल है, वो हमें क्या कार्य करता है, ये हमारे नॉन लिविंग है ना, जो नॉन लिविंग हमारे बैक्टीरिया होते हैं, उनसे बचाने का कार्य करता है। जो इनोसिनोफिल है और बेसोफिल है, जो ऐसा होता है, जैसे कि हमारे नॉन डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, तो उमेश, जैसे कि हम टाइप 1, जैसे हमारा इनोसिनोफिल होता है और बेसोफिल होता है, वो टाइप 1 है ना, टाइप 1 हमारी इम्यूनिटी प्रदान करते हैं जी। हमारे नॉन लिविंग जो पार्टिकल्स होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। जैसे कि हमारा जो बेसोफिल होता है,
जैसे कि हम जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स या हम झूल में जाते हैं तो हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे नाक के अंदर जाते हैं, नोज़ के अंदर जाते हैं। तो हमें उन्हें आइडेंटिफाई करने का कार्य कौन करता है? उन्हें आइडेंटिफाई करने का कार्य करता है हमारा बीसोफिल। जो बीसोफिल है ना, उसे आइडेंटिफाई करने का कार्य करता है। तो आइडेंटिफाई करने के बाद एक प्रोटीन है ना उत्पन्न करता है जिसका नाम होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है जो कि हिस्टामिन है ना प्रोड्यूस करने के बाद किसके पास भेजता है? इनोसिनोफिल के पास। जो इनोसिनोफिल होती है वो ना उसे एक्टिवेट हो जाता है। तो इनोसिनोफिल एक्टिवेट होने के बाद एक एलर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक एलर्जी प्रोड्यूस करना, जैसे कि हम छींकते हैं तो वो एक एलर्जी प्रोड्यूस करता है। और जो नॉन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एलर्जी प्रोड्यूस करने के बाद जो नॉन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी नाक से बाहर चले जाते हैं। तो ये हमारा इनोसिनोफिल है और बीसोफिल है, ये कार्य करते हैं। जो न्यूट्रोफिल है, हाँ, और जो हमारा जो न्यूट्रोफिल है वो हमारा क्या कार्य करता है? हमने कहा था पहला तो करता है नॉन डस्ट पार्टिकल से, सेकंड करता है ये प्रोडक्ट करता है बैक्टीरिया और फंगस से। यह है जैसे कि हमारे शरीर में कोई ना हमारा कोई लिविंग चला गया तो यह उसको सेल ईटिंग, जैसे कि कुछ खाना खाने का कार्य करता है, जो सेल ईटिंग का कार्य करता है। तो सेल ईटिंग का कार्य करता है, उसे खा जाता है या उसे पी जाता है। सेल ड्रिंकिंग का कार्य करता है। जो सेल ड्रिंकिंग का जो कार्य होता है वो होता है पिनोसाइटोसिस। और है ना जो हमारा सेल ईटिंग का कार्य करता है उसको ना हम साइंटिफिक रूप से क्या कहते हैं? उस साइंटिफिक को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो इसका कार्य क्या होता है? जो हमारे लिविंग पार्टिकल्स होते हैं उनसे हमारे शरीर को बचाए रखना। और जो हमारे थर्ड नंबर पर जाते हैं इन्हीं को कहते हैं हम एडवांस इम्यूनिटी। और इसके बारे में हम कुछ थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे, जैसे कि और इसे ये जो WBC का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट सेल होती है, वो होती है हमारी मोनोसाइट। और जो WBC की सबसे छोटी सेल होती है वो होती है हमारी WBC की स्मॉलेस्ट सेल होती है लिम्फोसाइट, जो सबसे छोटी होती है। अब इसके बारे में कुछ थोड़ा सा डायग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे और कृपया करके समझने की कोशिश आप भी करें। जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे कि ये मोनोसाइट है और ये हमारा लिम्फोसाइट है। और जैसे कि हमने मान लिया कि ये एक लिम्फोसाइट है और ये हमारा मोनोसाइट है। जैसे कि ना जो ये होता है एडवांस इम्यूनिटी, इसे इसलिए कहा गया है जैसे कि कोई वायरस होता है और ये है ना वायरस हमारे शरीर में चला जाता है तो वो ना बाहर तो होता है एक नॉन लिविंग पार्टिकल्स, और पर जो शरीर में जाने के बाद ये एक लिविंग का रूप ले लेता है। तो जैसे कि ये एक लिविंग का रूप ले लेता है तो ये आकर इससे ना यहाँ पर, जैसे कि मान लिया यहाँ पर है ना अटैच हो जाता है, जैसे मोनोसाइट से ये यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो यह इसे पता चलता है कि ना मुझसे कोई वायरस लग गया है। तो यह एक ना वायरस मतलब कि एक केमिकल छोड़ता है या एक प्रोटीन छोड़ता है जिसका नाम होता है, इसका नाम क्या होता है? साइटोकाइनिन। जो एक साइटोकाइनिन नाम का एक वायरस साइटोकाइनिन नाम का एक केमिकल छोड़ता है जो उसे लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर देता है। और जो लिम्फोसाइट होता है तो वो क्या करता है? वो एक एंटीबॉडी बना देता है। जैसे कि मान लो ये एक एंटीबॉडी बना देता है ये एंटीजन बना देता है, यानी कि एक एंटीजन बना देता है और एक एंटीबॉडी होता है। तो यह है ना जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी को है ना मारने के लिए एंटीजन होता है, ये हमारे रिलीज हो जाते हैं। तो ये है ना अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि ये होते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं और ये अलग हो जाता है। जो यह होता है हमारा एंटीजन।
एंटीजन। और ये होता है हमारा मेमोरी सेल। मेमोरी सेल ये होता है जो एंटीजन होते हैं, ये हमारे एंटीबॉडी को किल करने का कार्य करते हैं और ये हमारे एंटीबॉडी को किल कर देते हैं। और ये जो होता है ये मेमोरी सेल होता है, ये हमारा मेमोरी सेल इस कार्य के लिए आता है, जैसे कि भविष्य में यदि हमें कोई बीमारी हो जाती है, यदि ये भविष्य में कोई हमारी बीमारी हो भी जाती है, तो ये मेमोरी सेल अपने आप ही एक एंटीजन बनाएगा और उस बीमारी को ख़त्म कर देगा हमारे शरीर को बिना पता चले। तो यह कार्य होता है हमारा कार्य होता है हमारा मोनोसाइट का और लिम्फोसाइट का। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा है ना लिख लेते हो, तो लिखना चाहते हो तो लिख लो। जो इनोसिनोफिल होता है, जो इनोसिनोफिल और बेसोफिल होता है, वो एक प्रोड्यूसर, मतलब कि आप अपने शब्दों में लिखना चाहो तो अपने शब्दों में लिख लो, क्योंकि अपने शब्दों में लिखा हुआ शब्द जो काम होता है वो ना बहुत अच्छा याद रहता है। तो जो है ना बेसोफिल होता है, जैसे कि हमारा कोई एडवांस, मतलब कि जो हमारा नॉन लिविंग जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हमारा जो आइडेंटिफाई करने का कार्य होता है वो बेसोफिल करता है। और उसे जो बेसोफिल होता है वो एक हिस्टामिन केमिकल प्रोड्यूस करता है। हिस्टामिन केमिकल प्रोड्यूस करने के बाद वो एक है ना इनोसिनोफिल के पास जाता है, और एक इनोसिनोफिल क्या करता है, ये एक हमारा एलर्जी प्रोड्यूस करता है। एलर्जी प्रोड्यूस करने के बाद वो जो हमारे नॉन लिविंग पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे बाहर चले जाते हैं। ये कार्य होता है हमारा, इनका अपने शब्दों में लिखना चाहो तो लिख लो। अब दूसरा कार्य होता है हमारा न्यूट्रोफिल का। जो न्यूट्रोफिल होता है वो क्या करता है, नॉन लिविंग पार्टिकल्स, मतलब कि हमारे जो लिविंग पार्टिकल्स होते हैं उन्हें है ना सेल ईटिंग का या सेल ड्रिंकिंग का कार्य करता है, यानी फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। और जो हमारा मोनोसाइट होता है और लिम्फोसाइट होता है वो क्या करता है, जो हमारा जो मोनोसाइट होता है उसे कोई ना वायरस जाकर कोई लग जाता है, तो वायरस जाकर लगने के बाद जो वायरस होता है वो उसे लग जाता है, तो हमारा जो एक साइटोकाइनिन केमिकल को प्रोड्यूस करता है जो मोनोसाइट, जो कर जाकर हमारे लिम्फोसाइट के जो जाकर एक्टिवेट कर देता है। जो एक्टिवेट करने के बाद जो हमारा लिम्फोसाइट है वो अपने ही अंदर एक एंटीजन बनाता है और एक मेमोरी सेल बनाता है। जो ये एंटीजन और मेमोरी सेल अलग अलग हो जाते हैं, और जो हमारे बाहर से एंटीजन आया होता है और उसे जाकर मार देते हैं। और जो हमारा एंटीजन और है ना एंटीबॉडी के साथ जो रिलेशन बनता है उसे हम है ना की लॉक रिलेशन के नाम से जानते हैं। अब जो की लॉक रिलेशन के नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे सर क्या जो ये मेमोरी सेल है, कि जो मेमोरी सेल है क्या हमारी ज़िंदगी भर काम आएगी या कुछ टाइम बाद ये मर जाएगी? तो हम कह रहे हैं कि जो मेमोरी सेल है, मेमोरी क्या आपकी मेमोरी कभी लॉस होती है? नहीं, जो मेमोरी होती है वो हमारी कभी भी लॉस नहीं होती है। जो मेमोरी तो कभी लॉस नहीं होती है, और इसका जो कार्य होता है वो ज़िंदगी भर चलता है। यानी कि हमें कभी भी हमारा किसी भी वायरस की वैक्सीनेशन लग जाती है, तो हमारा आने वाले टाइमों में हमारा जो मेमोरी सेल है उसे अपने आप ही किल कर देगा हमारी बॉडी के अंदर। और जैसे कि अब कहोगे, चलो इसे रफ करते हैं, आगे आते हैं। तो जैसे कि हमने है ना अभी आपको बताया था लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के बारे में। अब वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हैं। जो वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण। जैसे कि है ना आपने ना बचपन में है ना एक टीका लगवाया होता है, टीका लगवाते हैं तो है ना, और लगने के बाद हमारे शरीर में वो एक एंटीबॉडी बना देता है। एंटीजन बनाने के बाद हमारे शरीर में एक मेमोरी सेल भी बन जाती है, जो हमारे ज़िंदगी भर में हमें उस बीमारी से बचाए रखती है। तो अब कहोगे सर वैक्सीनेशन के जो फादर ऑफ वैक्सीनेशन है वो कौन है? तो फादर ऑफ वैक्सीनेशन है वो एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर। और एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले, जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने सबसे पहले किस चीज़ का है ना वैक्सीनेशन बनाई थी? उन्होंने बनाई थी स्मॉल पॉक्स की। अब कहोगे सर इसमें उन्होंने बनाया कैसे था? तो उन्होंने क्या किया था, जो उन्होंने एक डेड सेल ली थी, एक डेड स्मॉल पॉक्स का एक है ना, मतलब कि एक डेड वायरस लिया था और उसमें कुछ केमिकल मिलाकर हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया था। यानी कि
जो हमारे जो वैक्सीनेशन होता है उसमें क्या करते हैं, जो हम डेड सेल मतलब डेड हमारा जो वायरस होता है और डेड वायरस के साथ एक केमिकल को मिलाकर हमारे शरीर में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा लिम्फोसाइट होता है वो एक मतलब कि उसे एंटीजन बनाने के बाद और एक मेमोरी सेल बना देता है कि आने वाले टाइम में उसे बचाया जा सके। अब जब हमारा ये होता है, अब कहोगे सर कि हाँ वो तो बता दिया आपको, अब कि स्मॉल पॉक्स के बारे में बता दिया, तो जैसे कि आप कहोगे सर कि जो एड्स है, जो एड्स होती है, यानी कि जो एड्स होती है कि सर इसकी ना कोई वैक्सीनेशन क्यों नहीं बनती। जो हमारी एड्स होती है, जो एड्स होती है वो क्या होती है, जो हमारी एड्स होती है ना, ये हमारे ना टी लिम्फोसाइट यानी कि हमारी लिम्फोसाइट को ही डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से हमारी जो मेमोरी मतलब कि ये मेमोरी सेल नहीं बना पाती है, और मेमोरी सेल नहीं बना पाती है और उसकी वजह से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो भी है हमारे वीक हो जाती है। तो एड्स की ना फुल फॉर्म क्या होती है, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड डिफिशियंसी आयोडीन डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब इसकी फुल फॉर्म ये होती है। तो चलो बच्चों, कल पढ़ेंगे आपके बारे इस प्लेटलेट्स के बारे में, और कृपया करके ना आप बच्चों से ना अनुरोध है इस चीज़ के लिए कि क्लास को पूरी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आप ज़्यादा शेयर करोगे और जितना प्रेम आप हमें दिखाओगे तो हम भी अपना है ना इतना ही प्रेम आपको है ना इस क्लास बोर्ड पर दिखाएंगे। और थैंक यू सो मच। और ऑलराउंडर उमेश 2.0 पर हम आपको ऐसे ही पढ़ाएं और आपका है ना ऐसा ही रहे। थैंक यू सो मच।